मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो सब लोग, जबरदस्त हो, जबरदस्त हो। ओके, अब मुझे पहले तो ये बताओ कि कल जब मैं तुमसे एमएम अप्रोच के सवाल करवा रहा था आर्बिट्रेज के, तो भैया तुम सब लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। अब मुझे फटाफट से बताइए कितने लोगों ने बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लिया है, जल्दी बताओ। मतलब सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखे भाई, इधर मेरी तरफ तो देख लो। हाँ, आंखों से आंखें मिला के ऐसे झूठ बोलो। हाँ, तो तुमने घर जाके सारे क्वेश्चन दोबारा कर लिए? हाँ देखो, नहीं। हाँ जी, कर लिए? दोबारा से किए सारे क्वेश्चन? नहीं किए दोबारा से सारे क्वेश्चन? बिल्कुल। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने सबने घर जाकर के दोबारा से सवाल सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। चलो, अब अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से फिर आप लोगों को आर्बिट्रेज की प्रोसेस प्रूव करना आ गई है। आज हम चलेंगे आगे और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा टॉपिक नंबर 6। आई गेस सही लिखा मैंने? टॉपिक नंबर 6 ही है ना? लिखें, रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। लिखिए जी बेटा, रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। अच्छा बेटा, ये बताओ कि कल हमने जब एमएम अप्रोच पढ़ा था तो लास्ट में मैंने एक बात बताई थी कि एमएम अप्रोच को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जल्दी से बताओ, एमएम अप्रोच को लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया था? एमएम अप्रोच को लोगों ने रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि एमएम अप्रोच की अजम्पशन थी दुनिया में इनकम टैक्स नहीं है, और लोगों ने बोला भाई साहब ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर इनकम टैक्स नहीं हो। इनकम टैक्स तो हर जगह है, और अगर इनकम टैक्स हर जगह है मतलब आपकी अप्रोच गलत है, ठीक। तो एमएम अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इनकम टैक्स को इग्नोर करवा रहा था, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब दोस्तों क्या हुआ, अब सुनना। तो मोदीगिलानी मिलर अपनी दूसरी अप्रोच लेकर के आए इनकम टैक्स के साथ में, और इनकम टैक्स के साथ में जो अप्रोच लेकर के आए उसका नाम क्या रखा उन्होंने? रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। क्या रखा? रिवाइज्ड एमएम अप्रोच, ठीक है। अब ये रिवाइज्ड एमएम अप्रोच की पूरी कहानी समझाऊंगा, इधर बस मेरी तरफ ध्यान से देखना। इधर रिवाइज्ड एमएम अप्रोच की पूरी कहानी समझाऊंगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे? सर आप सुनाओ। इधर सब बच्चे, मान लीजिए दो कंपनी है एल और यू, बहुत ध्यान से सुनना, एल और यू। बेटा मैं वो चीज सिखा रहा हूं जो मोदीगिलानी मिलर ने खुद ने करके ये फॉर्मूला बनाया, ये थियरी बनाई, मैं वही चीज आपको करके बता रहा हूं। मतलब आप ये समझो आज के दिन अपन मोदीगिलानी मिलर बन गए, और मोदीगिलानी मिलर ने जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला कैसे बनाया वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, और देखना मोदीगिलानी मिलर वाला फॉर्मूला आप खुद बना के दोगे, ठीक है? पक्की बात? आ जाओ। मैंने बोला भाई साहब पीबीआईटी मेरा 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए माइनस इंटरेस्ट 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट की रेट है, 50,000 और नील, 50,000 और नील। तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 और 1 लाख माइनस टैक्स एट द रेट 40%। 40% टैक्स हो जाएगा 20,000, 40,000। तो आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बच्चों आप लोग डिविडेंड भी बोल सकते हैं। 30,000 और 60,000। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 30,000 और 60,000। बोलो बेटा, क्या ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? मैंने बोला मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मान लेते हैं इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है 10 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू भी है 10 लाख।
और ध्यान रखना मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी मैंने लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं लिखा। और मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में डिवेंचर और इक्विटी शेयर दोनों आ गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एल कंपनी भी 10 लाख की है, यू कंपनी भी 10 लाख की है। आप जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी को खरीदना है तो आप कौन सी कंपनी को खरीदना पसंद करोगे? देखो, एल जिसमें डिवेंचर है, यू जिसमें डिवेंचर नहीं है। जल्दी से देख के बताओ, अगर दोनों की वैल्यू 10-10 लाख है, आप कौन सी कंपनी खरीदोगे? यू। तो आप कौन सी कंपनी खरीदोगे? यू। मुझे रीजन बताओ, यू क्यों खरीदोगे? क्योंकि यू में डिवेंचर नहीं है, तो यू में रिस्क नहीं है, ठीक है। मूर्ख जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी भरा जवाब है। तुम वापस क्या गलती कर रहे हो यार? तुमको पता है, मैंने बताया ये 10 लाख रुपए कंपनी की मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब इसमें डिवेंचर और इक्विटी दोनों है। अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा तो एल कंपनी के डिवेंचर भी मेरे हो जाएंगे, इक्विटी शेयर भी मेरे हो जाएंगे, तो काहे की रिस्क? अरे तुम्हारा 10 लाख रुपए कंपनी में लगा हुआ है और डिवेंचर तुम्हारे घर पे पैसे मांगने आएगा नहीं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर भी तुम खुद ही हो। तो ये 10 लाख रुपए कंपनी की मार्केट वैल्यू है, और अगर ये 10 लाख रुपए कंपनी की मार्केट वैल्यू है तो इसमें डिवेंचर भी आ गए और इक्विटी शेयर भी आ गए, दोनों आ गए इसमें। और डिवेंचर और इक्विटी शेयर दोनों इसके अंदर आ गए, तो ये तो बात बोलो ही मत कि किसमें रिस्क है और किसमें रिस्क नहीं है, दोनों में ही रिस्क नहीं है। अरे समझे क्या? अब कौन सी कंपनी खरीदोगे? यू। यू, क्योंकि यहां पे आपको डिविडेंड मिल रहा है 60 का, यहां पर आपको डिविडेंड मिल रहा है 30 का। आप कौन सी कंपनी खरीदोगे? यू। दोबारा गलत जवाब, फिर से गलत जवाब। बेटा जी एक बात समझो, यहां 10 लाख रुपए में आपको डिवेंचर भी मिल रहे, इक्विटी शेयर भी मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ 30 नहीं कमा रहे भाई साहब, आप 30 और 50 80 कमा रहे हो, और यू में आप 60 कमा रहे हो। अरे जरा ध्यान से देखो बेटा, एल कंपनी को अगर 10 लाख रुपए में खरीदा तो एल कंपनी के सारे इक्विटी शेयर भी तुम्हारे हो गए और सारे डिवेंचर भी तुम्हारे हो गए। तो इक्विटी शेयर और डिवेंचर अगर तुम्हारे हो गए तो ब्याज भी तुमको मिलेगा और डिविडेंड भी तुमको मिलेगा। ब्याज मिलेगा कितना? 50,000। डिविडेंड मिलेगा कितना? 30,000। तो टोटल तुम्हारे पास इनकम कितनी आएगी? 80। और अगर तुम यू कंपनी खरीदोगे तो तुम्हारे पास इनकम कितनी आएगी? 0 + 60। अरे समझा क्या? अगर तुमने अपना 10 लाख रुपए एल कंपनी में लगाया तो तुमको 80,000 रुपए मिलेंगे, और वही 10 लाख रुपए अगर तुमने यू कंपनी में लगाया तो तुमको 60,000 रुपए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? सर ये 20,000 का फर्क क्यों आ रहा है? बेटा ये 20,000 का फर्क आ रहा है टैक्स सेविंग की वजह से। टैक्स सेविंग की वजह से देखो, एल कंपनी सरकार को टैक्स जमा करा रही है 20,000, यू कंपनी सरकार को टैक्स जमा करा रही है 40,000। तो ऑब्वियस बात है, एल कंपनी सरकार को 20,000 का इनकम टैक्स कम जमा करा रही है, और इनकम टैक्स कम जमा कराने की वजह से उसके मालिकों को 20,000 ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है क्या बेटा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एल कंपनी के मालिकों को, सुना क्या? एल कंपनी के मालिकों को 20,000 ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एल कंपनी 20,000 का इनकम टैक्स कम जमा करा रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? तो बेटा इस वजह से आप मुझे बताओ, अगर दोनों की मार्केट वैल्यू 10 लाख है तो कौन सी कंपनी में पैसा लगाने में ज्यादा फायदा है? एल। क्यों? क्योंकि एल में पैसा लगाओगे तो 80,000 मिलेगा, यू में पैसा लगाओगे 60,000 मिलेगा। तो अपन किस में लगाएंगे? एल में। जब ये बात यू कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को समझ में आएगी तो यू कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर बेचेंगे और एल कंपनी के शेयर खरीदेंगे। क्यों? हां कि ना? तो यू कंपनी के शेयर होल्डर अपने इक्विटी शेयर बेचेंगे और एल कंपनी के शेयर और डिवेंचर खरीदेंगे। क्यों? ताकि उनको ज्यादा इनकम मिले। अरे समझे क्या? तो आप मुझे बताइए क्या होगा? यू कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरेगी, एल कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। मान लो एल कंपनी की मार्केट वैल्यू 11 लाख हो गई। अब आप मुझे जल्दी से चेक करके बताओ, अगर एल कंपनी की मार्केट वैल्यू 11 लाख हो गई और यू कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 लाख रह गई, अब किसमें पैसा लगाने में फायदा है? एल में या यू में? बेटा अगर आप एल में, एल की मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई 11, तो इसका मतलब अगर आप एल में पैसा लगाओगे
तो आप 11 लाख रुपए लगाओगे, लेकिन यू में पैसा लगाओगे तो आपको 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बोलो किसमें लगाओगे, किसमें? गलत जवाब, यू में नहीं लगाएंगे। अभी भी पैसा लगाने में फायदा एल में है। आप बोलोगे सर कैसे? मैंने बोला बेटा एक बात समझ, मान ली यू कंपनी मैंने 10 लाख में बेच दी, यू कंपनी 10 लाख में बेच दी। अब एल कंपनी खरीदनी है। एल कंपनी कितनी की आ रही है? 11 लाख की। एल कंपनी 11 लाख की आ रही है, तो मुझे 1 लाख रुपए का क्या लेना पड़ेगा? लोन। तो भाई अगर मैंने एल कंपनी खरीद ली तो मुझे 80,000 मिलेंगे। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर मुझे 10,000 का ब्याज चुकाना पड़ेगा। 10% ब्याज की रेट है। देख लो ये रही, बाजार में ब्याज की एक ही रेट है। तो मुझे लोन 1 लाख रुपए के लोन पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10। तो मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे? 70। बेटा मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे? 70। अरे बोलो ना, हाथ में पैसे कितने आएंगे? 70,000। बोलो जी बोलो, बात समझ में आ रही है? अब अगर आपने यू कंपनी में पैसा लगा के रखा तो आपको 10 लाख रुपए अपने लगाने पर 60,000 की इनकम हो रही है, और यहां पर 10 लाख रुपए अपने लगाने पर आपको 70,000 की इनकम हो रही है। बोलो एल में पैसा लगाओगे कि यू में लगाओगे? अरे भली एल कंपनी 11 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन 1 लाख रुपए का लोन ले लेना। 1 लाख रुपए के लोन पे ब्याज कितना लगेगा? 10। पर इनकम कितनी होगी? 80। तो 80,000 की इनकम हो रही है, 10,000 का ब्याज लग रहा है, तो नेट तुम्हारे पास बचे कितने? 70। और अगर यू कंपनी में पैसा लगाओगे तो कितने बचेंगे? 60। तो भाई 60 की बजाय 70 कमाने में फायदा है कि नहीं है? तो अभी भी लोग किस में पैसा लगाएंगे? एल में। इसका मतलब एल की मार्केट वैल्यू 11 लाख होने के बावजूद एल कंपनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अरे समझा क्या तुमको? अच्छा, अब मुझे सोच के जवाब देना, भागना नहीं, विचार करके जवाब देना। अगर लोग अभी भी एल कंपनी में पैसा लगाएंगे तो एल कंपनी की मार्केट वैल्यू और बढ़ेगी, और बेटा एल कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई 11.5 लाख रुपए। सुना क्या? एल कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई 11.5 लाख रुपए। अब बताओ कौन सी कंपनी में पैसा लगाने में फायदा है? अभी भी किस में पैसा लगाने में फायदा है? एल। क्यों? यू कंपनी में 10 लाख रुपए लगेंगे, एल कंपनी में 11.5 लाख रुपए लगेंगे। इसका मतलब एल कंपनी में पैसा लगाने के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा 1.5 लाख का। 1.5 लाख के लोन पर 10% से ब्याज कितना लगेगा? 15। तो मेरे पास इनकम कितनी बचेगी? 65। अब यहां अगर मैं एल कंपनी 11.5 लाख रुपए में भी ले लू ना, तो भी मुझे 65,000 की इनकम हो रही है, और उधर मेरे को इनकम कितनी हो रही है? 60। तो आप मुझे बताइए मेरे को ज्यादा इनकम कहां मिल रही है? एल में। तो अभी भी 11.5 लाख रुपए अगर मार्केट वैल्यू हो गई ना, तो भी मैं एल को खरीदूंगा। अरे समझ में आ रही है क्या बात? इधर 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 मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मैंने बोला मान लो इसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ी, और बढ़कर हो गई 11,80,000। अब कौन सी कंपनी लेने में फायदा है? अब कौन सी कंपनी लेने में फायदा है? एल। अभी भी एल। क्यों भाई? क्योंकि एल को अगर आपको एल कंपनी खरीदनी है 11,80,000 में, तो आपको 1,80,000 का लोन लेना पड़ेगा, और 1,80,000 के लोन पर ब्याज कितना लगेगा? 18। तो आपके पास नेट इनकम कितनी आएगी? 62। देख लो इधर इनकम कितनी आ रही है? 60। इधर कितनी आ रही है? 62। अभी भी एल फायदेमंद है, हाँ कि ना? तो क्या अभी भी लोग यू का शेयर बेच के एल के शेयर और डिवेंचर खरीदेंगे, हाँ कि ना? अब सुनना, तो इसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ी, और इसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई 12 लाख रुपए। हाँ जी। अब एल लोगे या यू? एल या यू? नहीं। अब आप बोलोगे दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही बात है। आप ये मत बोलो यू लेंगे, आप बोलो दोनों में से कोई भी ले लो, अब एक ही बात है। बेटा मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, इनकम से मतलब है। अपना पैसा तो 10 का 10 ही लग रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये 12 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो 12 लाख रुपए में एल कंपनी खरीदने के लिए मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए के लोन पर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 20,000। तो मेरी इनकम कितनी आएगी? 60।
इसका मतलब अगर एल कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई तो आप दोनों में से किसी भी कंपनी में पैसा लगा लो, इक्वल इनकम आएगी, और दोनों में से किसी भी कंपनी में पैसा लगा लो, बराबर इनकम आएगी। दैट मींस ये दोनों कंपनी अब इनडिफरेंट है, मतलब दोनों कंपनियों में कहीं पर भी पैसा लगा लो तुम इनडिफरेंट रहोगे, तुम्हें इनकम 60,000 की मिलेगी और तुम्हारी खुद की कैपिटल 10 लाख रुपए ही लगेगी। बोलो हां कि ना? तो मोदीग्लानी मिलर ने ये वाला एनालिसिस किया जो मैंने अभी किया है। बेटा बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो ये वाली तो बात ही नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब पॉइंट ये है मोदीग्लानी मिलर ने ये वाला एनालिसिस किया, जो ये एनालिसिस मैंने आपको करके बताया, ये वाला एनालिसिस उन्होंने किया था। अब उन्होंने इस एनालिसिस के बाद में कुछ नियम बनाए। उन्होंने बोला कि अगर आप इनकम टैक्स को कंसिडर करते हो तो एल कंपनी की मार्केट वैल्यू हमेशा यू कंपनी से ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि लीवर्ड कंपनी में ब्याज का खर्चा होगा, ब्याज का खर्चा होगा तो लीवर्ड कंपनी में टैक्स की सेविंग होगी, और टैक्स की सेविंग होगी तो लीवर्ड कंपनी के मालिकों को हमेशा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और लीवर्ड कंपनी के मालिकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगी। अरे समझ में आ रहा है? तो पहला नियम उन्होंने बोला कि अगर इनकम टैक्स होगा तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू हमेशा अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा होगी। बोले बेटा ये वाली बात एग्रीड है? हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो आप लोग मेरे साथ में एक एक बात को लिखेंगे, ठीक है? टॉपिक 6, रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। सबसे पहली बात, इफ we consider इनकम टैक्स, सुना क्या? अगर हम इनकम टैक्स को कंसिडर करते हैं देन मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी will always be higher than value of unlevered company. वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू हमेशा अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा होगी। बोलो हाँ कि ना? बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? ड्यू टू टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। और बेटा ये वैल्यू ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर लीवर्ड कंपनी को टैक्स की सेविंग हो रही है। ठीक है, अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, सबसे बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जब कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम होगी तब कंपनी की कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम होगी। अरे अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम होगी तो केओ क्या निकलेगी? मिनिमम। अरे भाई केओ का फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन वी, वी अगर मैक्सिमम होगा तो केओ क्या आएगी? मिनिमम। तो आप मुझे बताइए कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां आपकी मार्केट वैल्यू हाईएस्ट है और आपकी केओ लोएस्ट है, यही होता है। अब आप मुझे बताओ, आप रिवाइज्ड एमएम अप्रोच के मुताबिक बताओ कि कंपनी की मार्केट वैल्यू हाईएस्ट कब होगी? कंपनी की मार्केट वैल्यू हाईएस्ट तब होगी जब कंपनी 100% पैसा डेट का काम में ले ले। क्योंकि अगर कंपनी 100% पैसा डेट का काम में लेगी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनकम टैक्स का खर्चा क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपकी सारी की सारी कमाई आपके पास ही रह जाएगी, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ कि ना?
तो आप मुझे बताइए अभी कंपनी की वैल्यू 2 लाख ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि कंपनी को डिबेंचर के ऊपर टैक्स की सेविंग हो रही है। मैं ये बोल रहा हूं अगर 100% पैसा डिबेंचर का ही ले लें तो ऑब्वियस बात है 100% पैसा अगर डिबेंचर का होगा तो जितना पीबीआईटी है पूरा का पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? जीरो। और अगर आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा तो आपकी तो सारी 1 लाख रुपए की कमाई आपकी जेब में रह गई, इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ा। तो आप मुझे बताइए क्या आपकी मार्केट वैल्यू यहां पर हाईएस्ट होगी? क्या आपकी केओ यहां पे लोएस्ट होगी? बिल्कुल। तो लिखो एज पर रिवाइज्ड एमएम अप्रोच ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर will be when 100% funding is from debt। अगर बेटा 100% फंडिंग डेट से हो रही है तो बेटा वहां पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल होगा। क्यों भाई? बिकॉज हियर value of company will be maximum and KO will be minimum। क्योंकि बेटा यहां पर कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और KO मिनिमम होगी। बताइए बेटा बात समझ में आ रही है? नंबर 3, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर अगला मुद्दा आया कि रिवाइज्ड एमएम अप्रोच में अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना रिवाइज्ड एमएम अप्रोच में अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वही तरीका फॉलो करना है जो एनआई अप्रोच में फॉलो किया करते थे। नेट इनकम अप्रोच याद है? तो जो तरीका नेट इनकम अप्रोच में लगाते थे वही तरीका अपने को यहां पर भी लगाना है। मतलब सुनो, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी will be calculated in the same manner as we calculated in NI approach। बेटा जैसे अपन अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू नेट इनकम अप्रोच में निकालते थे, बिल्कुल नेट इनकम अप्रोच वाला तरीका ही आपको अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए लगाना है। मतलब अगर कभी भी सवाल आपसे बोल दे अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे? जैसे नेट इनकम अप्रोच में निकालते हैं। सुनना, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर ऑल्सो। बेटा आप अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो। सुनना, VU, बेटा VU माने V मतलब वैल्यू, U माने अनलीवर्ड कंपनी। VU इज इक्वल्स टू, सबसे पहला तुम लिख लो अपना PBIT। अब लॉजिक सुनना, देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है। मतलब जो पहले इतनी मेहनत किया करते थे उसका शॉर्टकट है ये। सुनो, सबसे पहला आपने पीबीआईटी ले लिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अनलीवर्ड कंपनी है तो कोई डिबेंचर है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, तो जो पीबीआईटी है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स हटा दिया तो क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या डिविडेंड बोलो एक ही बात है। बेटा डिविडेंड में अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया? अरे सुना क्या?
क्या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया? अनलीवर्ड कंपनी है तो डिबेंचर तो है ही नहीं। अरे अनलीवर्ड कंपनी है तो डिबेंचर तो है ही नहीं, तो जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा सुनो, पीबीआईटी मैंने लिखा, अनलीवर्ड कंपनी है तो डिबेंचर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो डिबेंचर भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए पीबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अनलीवर्ड कंपनी है। अनलीवर्ड कंपनी में डिबेंचर होता ही नहीं है, और डिबेंचर होता ही नहीं है तो इंटरेस्ट होएगा ही नहीं। तो जो पीबीआईटी है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस टैक्स रेट से तो बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप लोग जानते हो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है हमारा, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही डिविडेंड है। और डिविडेंड में अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। तो मेरे पास अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर होते हैं, तो जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर तो है ही नहीं। आप मुझे जल्दी से बताओ, ये शॉर्टकट फॉर्मूला समझ में आ रहा है? पक्का? जो पीबीआईटी है वही पीबीटी है, पीबीटी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब डिविडेंड। डिविडेंड में केई का डिवाइड कर दिया तो आ गई इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू, और अनलीवर्ड कंपनी में जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू है, क्योंकि डिबेंचर है ही नहीं। क्लियर बात? पक्का? लेकिन सुनो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी शुड बी, अब देखो बेटा मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच के मुताबिक लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कितनी? वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट इंटू टैक्स रेट। बेटा लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू प्लस डेट इंटू टैक्स रेट। अब मैं तुम्हें साबित करके बताता हूं, देखो VL इज इक्वल्स टू, अभी जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा था उसमें अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख, प्लस ध्यान से देखो डिवेंचर कितने के थे? 5 लाख के, और इनकम टैक्स की रेट क्या है? 40%। तो देख लो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए। बताओ, अब अपन ने जो एनालिसिस करके 12 लाख निकाला था वो डायरेक्टली निकल सकता है। हां जी, और ये ध्यान रखो, मैंने ये नहीं बोला लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख होगी, मैं बोल रहा हूं लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख होनी चाहिए। अगर लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख से ऊपर है तो बेटा इसकी वैल्यू गिर के नीचे आएगी, और 12 लाख से कम है तो चढ़ के ऊपर जाएगी। हां जी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आर्बिट्रेज की प्रोसेस की वजह से लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए हो जाएगी। हां कि ना? अगर अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 लाख है तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए होनी चाहिए, अदरवाइज लोग अनलीवर्ड कंपनी के शेयर बेचेंगे और लीवर्ड कंपनी के शेयर खरीदेंगे ज्यादा इनकम पाने के लिए, और कुछ ही देर में लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख ही होगी, मैं बोल रहा हूं लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो फिर आर्बिट्रेज की प्रोसेस चलेगी और ये 12 लाख तक पहुंच जाएगी। अरे भाई लोगों को लगेगा ना, अनलीवर्ड कंपनी के लोगों को लगेगा कि भाई अनलीवर्ड कंपनी के शेयर बेचो, लीवर्ड कंपनी के खरीदो, ज्यादा इनकम मिलेगी, तो लीवर्ड कंपनी के शेयर लोग खरीदने लगेंगे, तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और बढ़कर कहां पे आ जाएगी? 12 लाख पे। जब लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख पे आ जाएगी ना तब ये आर्बिट्रेज रुकेगा। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, जो 12 लाख रुपए की वैल्यू हमने दिमाग लगा लगा के कैलकुलेट करके निकाली, वो इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दे दिया कि आप तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू पकड़ो, उसमें जोड़ देना डिवेंचर की टैक्स सेविंग,
डिवेंचर कितने का? 5 लाख का। टैक्स की रेट क्या? 40%। तो टैक्स सेविंग की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। तो भाई साहब आपकी मार्केट वैल्यू लीवर्ड कंपनी की 12 लाख होनी चाहिए। अरे समझे क्या तुम? मतलब अगर आप वो एनालिसिस करके निकालना चाहो तो वैसे ही निकाल सकते हो, और डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, इफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज different from above value, then arbitrage process will start and value of levered company and value of levered company will reach to above value। तो बेटा अगर लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख से ज्यादा हुई या 12 लाख से कम हुई, सुनो, 12 लाख से ज्यादा हुई या 12 लाख से कम हुई, तो उस कंडीशन में आर्बिट्रेज की प्रोसेस चलेगी और लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू को वो गिराकर या बढ़ाकर 12 लाख पे ले आएंगे। ठीक है? तो आर्बिट्रेज प्रोसेस लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू 12 लाख पे ले आएगी। पक्की बात? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। अगर कभी भी सवाल में आपको एनओआई अप्रोच लगाने को बोले या एमएम अप्रोच लगाने को बोले और साथ में सवाल में इनकम टैक्स दे रखा है, तो आप समझ जाना कि ये एमएम अप्रोच विद इनकम टैक्स लगाने को बोल रहा है, मतलब रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी बोले एनओआई अप्रोच लगाओ या कभी भी बोले एमएम अप्रोच लगाओ और उस सवाल में अगर इनकम टैक्स दे रखा है, तो उसका मतलब है आपसे रिवाइज्ड एमएम अप्रोच लगवाना चाहता है। ठीक है? If question says to apply NOI approach or MM approach, but at same time question has given tax rate, then it will mean we are required to apply revised MM approach। बेटा इसका सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन हमसे रिवाइज्ड एमएम अप्रोच लगवाना चाहता है। बेटा इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमसे रिवाइज्ड एमएम अप्रोच लगवाना चाहता है। आर यू क्लियर विद दिस? बेटा आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई? आप लोग मेरे साथ में फटाफट, मैं भी इसे रीडिंग लगा रहा हूं, आप भी इसे रीडिंग लगाओ। इन सारे नियमों की जो जो बातें मैंने लिखी उनकी रीडिंग लगा लो एक बार। हाँ जी, एक बात और आप चाहो तो यहां पे लिख लेना, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन केई ऑफ बोथ कंपनीज कैन बी टेकन इक्वल। बेटा अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है
तो आप दोनों कंपनियों की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर मान सकते हो। सुना मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप दोनों कंपनियों की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर मान सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको लीवर्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी, अनलीवर्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दी, तो आप दोनों की बराबर मान लेना। आपको अनलीवर्ड की कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, लीवर्ड की नहीं दे रखी, तो भी दोनों की बराबर मान लेना। ठीक है, डन। चलो एक बार फटाफट से ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, फिर मैं आपको इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा। बेटा ध्यान से देखें, मोदीग्लानी मिलर ने साफ बोल दिया था कि लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा ही होगी, क्योंकि लीवर्ड कंपनी इनकम टैक्स कम चुका रही है, तो इनकम टैक्स का पैसा उनका बच रहा है, तो मालिकों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और मालिकों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा लीवर्ड कंपनी जो है, लीवर्ड कंपनी जो है उसकी मार्केट वैल्यू अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा है। इसका मतलब लीवर्ड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा बेटर है। अरे एक बात बताओ बेटा, आज मेरे को ये कंपनी बेचनी है, तो ये कंपनी 10 लाख में बेचना बढ़िया रहेगा कि 12 लाख में बेचना बढ़िया रहेगा? 12। तो ऑब्वियस बात है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम आए, क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेचने पर मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, हाँ कि ना? तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां कंपनी की मार्केट वैल्यू हाईएस्ट होती है और कंपनी की एवरेज कॉस्ट KO मिनिमम होती है। समझा क्या? तो आप मुझे बताइए, लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा है, लेकिन लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब लीवर्ड कंपनी में सारा का सारा पैसा डिवेंचर का होगा। लीवर्ड कंपनी में अगर सारा का सारा पैसा डिवेंचर का होगा तो जितना पीबीआईटी है उतना इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या बचेगा? 0। तो टैक्स कितना लगेगा? 0। तो भैया अपने को इनकम टैक्स के रूप में सरकार को कुछ भी पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, तो सारा का सारा पैसा हमारे पास ही रह जाएगा, और सारा का सारा पैसा हमारे पास रह जाएगा तो ऑब्वियस बात है हमें फायदा है। तो कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब डिवेंचर का इस्तेमाल 100% हो रहा हो। अरे समझे क्या? ओके। इसके बाद में मैंने बताया कि अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकालनी है जैसी नेट इनकम अप्रोच में निकालते थे। पीबीआईटी इंटरेस्ट घटाना नहीं है, क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी है तो जो पीबीआईटी है वही पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब डिविडेंड। डिविडेंड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बेटा अपने पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, और वही कंपनी की मार्केट वैल्यू है, क्योंकि ये अनलीवर्ड कंपनी है, इसमें कोई डिवेंचर है ही नहीं। ठीक है, लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताया था वैसे भी निकाल सकते हैं, और अब आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला भी है कि अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू लो प्लस उसमें डिवेंचर इंटू टैक्स रेट कर दो। ठीक, तो लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर 12 लाख रुपए नहीं आ रही तो आर्बिट्रेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और आर्बिट्रेज की प्रोसेस एक्चुअल मार्केट वैल्यू को 12 लाख पे ले आएगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में कभी भी बोल दे एनओआई अप्रोच लगाओ, एमएम अप्रोच लगाओ, और क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा हो, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे ना एनओआई पूछ रहा है ना एमएम अप्रोच पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे रिवाइज्ड एमएम अप्रोच पूछ रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना अगर दोनों कंपनियों में से किसी एक ही कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है तो दोनों की बराबर मान लेना। ठीक है, डन। चलो भाई आ जाओ, आइए जी बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए जी बेटा मेरे साथ में अब आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए। ये लीजिए। चलिए बेटा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था, और आज मुझे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलना है। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेटा कॉपी में स्टार लगा लो, क्योंकि आप लोग जब रिवाइज करोगे तो आपको रजिस्टर देखते ही पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन कहता है कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर इन द सेम रिस्क क्लास and are identical in every respect except that company X uses debt while company Y does not। बेटा कंपनी X और कंपनी Y ये दो कंपनियां हैं, दोनों सेम रिस्क क्लास में है, मतलब ये दोनों एक ही तरह का बिजनेस करती हैं और इनकी बिजनेस रिस्क बिल्कुल सेम है। अच्छा, द लीवर्ड फर्म हैज ₹9 लाख डिबेंचर कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा लीवर्ड कंपनी कौन सी वाली है, बोलो ना, लीवर्ड कंपनी कौन सी है, एक्स, और एक्स कंपनी में 9 लाख रुपए की डिवेंचर है और ब्याज की रेट है 10%। अच्छा, बोथ द फर्म अर्न 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन देयर टोटल एसेट ऑफ ₹15 लाख। दोनों कंपनियां अपनी एसेट के ऊपर, दोनों कंपनियां अपनी एसेट्स पे 20% प्रॉफिट कमाती हैं। क्या बोला मैंने, दोनों कंपनियां अपनी एसेट्स पे 20% प्रॉफिट कमाती हैं और इनकी टोटल एसेट कितनी है, 15 लाख रुपए। एक बात मुझे बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा एसेट कितनी है, 15 लाख रुपए की, और इनका पीबीआईटी कितना है, एसेट्स का 20%, 3 लाख रुपए। ठीक, तो आप मुझे बताइए बेटा क्या इस क्वेश्चन में आपको पीबीआईटी हिडन दे रखा है। सवाल बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल एसेट का 20% है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मेरी टोटल एसेट 15 लाख रुपए की है और मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% है, तो 15 लाख का 20% पीबीआईटी कितना हो गया, 3 लाख। अच्छा सुना, अज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट, रेशनल इन्वेस्टर एंड सो ऑन। अज्यूम कर लो, कर लिया। टैक्स रेट ऑफ 35% एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15% फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी। सवाल कह रहा है मान लीजिए इनकम टैक्स की रेट 35% है और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस कंपनी के लिए, ऑल इक्विटी कंपनी के लिए। बेटा ऑल इक्विटी कंपनी मतलब जिस कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर है, मतलब अनलीवर्ड कंपनी, और अनलीवर्ड कंपनी कौन सी है, वाई। बेटा एक्स में तो डिबेंचर है ना, वाई कंपनी क्या है, अनलीवर्ड, और उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 15%। अच्छा, कंप्यूट वैल्यू ऑफ फर्म एक्स एंड वाई यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। आपको बेटा कंपनी एक्स और कंपनी वाई की वैल्यू निकाल के बतानी है नेट इनकम अप्रोच से। कंप्यूट वैल्यू ऑफ ईच फर्म यूजिंग एनओआई अप्रोच। अब ध्यान से सोच के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है 35% और कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने को बोल रहा है एनओआई अप्रोच से? तो बेटा इनकम टैक्स भी है और एनओआई अप्रोच बोल रहा है, मतलब ये क्या लगवाना चाहता है, रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। तो बेटा इनकम टैक्स के साथ में अगर एनओआई अप्रोच पूछ रहा है, दैट मीन्स रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। तो बेटा ये मुझसे रिवाइज्ड एमएम अप्रोच लगवाना चाहता है। तो पहला सवाल बोला एनआई अप्रोच से दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू निकाल के बताओ, फिर बोल रहा है रिवाइज्ड एमएम अप्रोच से दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, यूजिंग एनओआई अप्रोच कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्म एक्स एंड वाई। बेटा एक्स और वाई दोनों की KO कैलकुलेट करके बताओ। तो तुम तो जानती हो पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन V, तो KO आ जाएगी। अच्छा, विच ऑफ दीज टू फर्म्स हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच Y। बताइए दोनों में से कौन सी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है एनओआई अप्रोच से। एनओआई मतलब यहां पर रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। तो सवाल कह रहा है रिवाइज्ड एमएम अप्रोच के मुताबिक दोनों में से कौन सी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है? किसी का भी नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंपनी 100% डेट का पैसा काम में नहीं ले रही
और दोनों में से कोई भी कंपनी अगर 100% पैसा डेट का काम में नहीं ले रही है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों में से किसी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल नहीं है। अच्छा, ये पूछता दोनों में से किसका कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है, तो आप बोल देते लीवर्ड कंपनी का, एल का। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा जोरदार लगता है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, और ये लीजिए बेटा, मैंने निकाल लिया है ये क्वेश्चन। आइए जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बच्चों, पहला सवाल हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज बाय नेट इनकम अप्रोच। बेटा मुझे दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू बतानी है एनआई अप्रोच से, पक्का? अब ध्यान से सुनो, ये बताओ एनआई अप्रोच में आपने एक अजम्पशन ली थी केडी और केई दोनों कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताइए दोनों कंपनियां अगर 100% सेम है तो दोनों कंपनियों की कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि केई और केडी कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स कंपनी की। अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो वो मैं स्टेटमेंट बना के निकालूं और दूसरा मैं शॉर्टकट से निकाल दूं। तो दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में बेटा अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 3 लाख माइनस 9 लाख के डिबेंचर हैं और 9 लाख के डिबेंचर पे 10% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा कितना? 90,000। तो पीबीआईटी में से अगर मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर मैं 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माने डिविडेंड। बेटा डिविडेंड में अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं, सॉरी 15% है, अगर मैं डिविडेंड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं तो डिविडेंड में अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गई? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर में अगर आप डिबेंचर को ऐड कर दो, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में अगर 9 लाख रुपए का डिबेंचर जोड़ दो तो क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी? 3 लाख का पीबीआईटी है, माइनस कर दिया 90,000 का इंटरेस्ट, बचा 2,10,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने कर दिया 0.65 से मल्टीप्लाई, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आ रही है 9,10,000। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 9,10,000 है, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 9 लाख है, दोनों मिलाकर कंपनी की मार्केट वैल्यू हो गई 18,10,000। बेटा आप स्टेटमेंट बना के निकालोगे तो भी यही आएगा, अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो भी यही आएगा। बेटा समझ में आ रहा है? पीबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, बचा पीबीटी। पीबीटी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले तो डिविडेंड। डिविडेंड में अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 9,10,000। और इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में अगर मैंने डिबेंचर की मार्केट वैल्यू जोड़ दी तो बेटा मेरे पास कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 18,10,000। वैल्यू ऑफ वाई, अब वाई कंपनी की मार्केट वैल्यू, बेटा ध्यान रखना वाई कंपनी अनलीवर्ड है, वाई कंपनी में कोई डिबेंचर नहीं है, तो जो पीबीआईटी है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसे अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से
तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही डिविडेंड है, और डिविडेंड में अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अनलीवर्ड कंपनी में डिवेंचर तो है ही नहीं, तो जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू है। 3 लाख इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 0.15। लो बेटा, तो वाई कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 13 लाख। बेटा एनआई अप्रोच से एक्स कंपनी की मार्केट वैल्यू आ रही है 18,10,000 और वाई कंपनी की मार्केट वैल्यू आ रही है कितनी? 13 लाख। अच्छा, बी क्वेश्चन। अब ये कह रहा है आपको दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू निकालनी है एनओआई अप्रोच से। अब क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है, तो एनओआई अप्रोच माने रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कंपनीज बाय एनओआई अप्रोच ऑब्लिक रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। लो भाई, तो अपने को एनओआई अप्रोच या रिवाइज्ड एमएम अप्रोच लगाकर दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू निकालनी है। बेटा रिवाइज्ड एमएम अप्रोच में पहले आपको अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकलने के बाद ही लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकल सकती है। तो आप मुझे बताइए पहले किसकी मार्केट वैल्यू निकालूं? अनलीवर्ड कंपनी की। अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकालनी है जैसे कि एनआई अप्रोच में निकालते हैं। तो बेटा जैसा एनआई अप्रोच में निकालते हैं, देखो भाई पीबीआईटी मेरा है 3 लाख, इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि डिवेंचर नहीं है, तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब डिविडेंड। डिविडेंड में बेटा डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 13 लाख। और बेटा जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू है, क्योंकि डिवेंचर तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, अब बेटा अपने को मार्केट वैल्यू निकालनी है किसकी? एक्स की। एक्स कौन है? लीवर्ड कंपनी। अब इधर देखो, लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? अनलीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू प्लस डिवेंचर इंटू टैक्स रेट। लीजिए बेटा, डिवेंचर इंटू टैक्स रेट प्लस डेट। तो बेटा एक्स कंपनी की मार्केट वैल्यू है 16,15,000। मतलब अगर वाई कंपनी की मार्केट वैल्यू 13 लाख रुपए की है तो एक्स कंपनी की मार्केट वैल्यू 16,25,000 ही होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है आपको के ओ कैलकुलेट करके बतानी है दोनों फर्म एक्स और वाई की एनओआई अप्रोच से। बेटा इनकम टैक्स दे रखा है, एनओआई अप्रोच बोल रहा है मतलब रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। कैलकुलेशन ऑफ के ओ बाय एनओआई अप्रोच। और बेटा यहां पे एनओआई अप्रोच का मतलब है रिवाइज्ड एमएम अप्रोच। अब मैं आपको याद दिला दूं, केओ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वी। याद है बेटा? आपको याद है मैंने बताया था पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वी करेंगे तो वही एवरेज कॉस्ट आ जाएगी जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में निकालना सीखा था। अब यहां पे देखो, मुझे केओ निकालनी है एक्स कंपनी की।
अब कैसे निकालेंगे? पीबीआईटी कितना है? 3 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन, अब मुझे वैल्यू ऑफ कंपनी बताओ, लेकिन वैल्यू ऑफ कंपनी मुझे बताना रिवाइज्ड एमएम अप्रोच वाली। सर एक्स कंपनी की मार्केट वैल्यू है 16,15,000, तो ये लीजिए बेटा 3 लाख इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 16,15,000 इंटू 100, तो बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 12.07%। अच्छा, KO निकालेंगे Y का, तो बेटा ये आएगा 3 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वैल्यू ऑफ कंपनी 13 लैक्स, वैल्यू ऑफ कंपनी 13 लैक्स, तो 3 लाख इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 13 लैक्स परसेंट, और ये आ गया 15%। 15%। तो लीजिए बेटा मैंने एवरेज कॉस्ट यहां पे एक्स की भी निकाल दी और मैंने यहां पे एवरेज कॉस्ट वाई की भी निकाल दी। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वाई की एवरेज कॉस्ट मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब आप मुझे बोलोगे सर वाई की एवरेज कॉस्ट निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? बेटा वाई कंपनी अनलीवर्ड कंपनी है और वाई कंपनी में सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर का है, तो ऑब्वियस बात है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही एवरेज कॉस्ट भी है। तो देख लो वाई कंपनी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 15%, तो एवरेज कॉस्ट भी क्या आएगी? 15%। समझे क्या? बेटा आप मुझे बताइए वाई कंपनी अनलीवर्ड कंपनी है, उसमें सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर का है। अगर सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर का है तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही एवरेज कॉस्ट भी आएगी, तो 15% ही आनी थी, 15% ही आ रही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू फर्म हैज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर एनओआई अप्रोच वाई? लो भाई चौथे सवाल का जवाब, नन ऑफ द फर्म हैज कैपिटल स्ट्रक्चर हैज optimal capital structure as per revised MM approach, as per revised MM approach, because optimal capital structure means 100% debt। बेटा अगर आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको 100% पैसा डेट का लेना होगा। और दोनों में से किसी भी कंपनी ने 100% डेट फंडिंग से काम नहीं की है, तो दोनों में से किसी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल नहीं है। डन बेटा? बेटा क्लियर? चलो